एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हो बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है शिप्रा मैम की जुबानी बेटा। और आज हम बात करने वाले हैं 2025 बायोलॉजी ब्लूप्रिंट के लिए। और ये ऐसा पेपर जो सीबीएसई 2025 में आने वाला है, तो कैसा ब्लूप्रिंट होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, जो कि मैं कई बार आप लोगों को बताती हूँ, पर मैं आप लोगों को बताती ही इसलिए हूँ कि बार बार भूल न जाना साथियाँ। आप लोगों को ये बात याद रखनी है, रिप्रोडक्शन यूनिट जो है वो 14 नंबर की है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें जेनेटिक्स में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आता है, और इवोल्यूशन 18 नंबर का है, मतलब यूनिट 2। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर 14 नंबर की है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में हाँ कितने चैप्टर पढ़ने हैं? ओनली 1। ठीक है, सोच लो तुम, एक चैप्टर में कितना नंबर आ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर है 11 नंबर के, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 13 नंबर का आने वाला है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे अधिक नंबर किसके है? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के 18 नंबर की ये वाली यूनिट आने वाली है। मिनिमम जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, पर 2 चैप्टर है इसलिए इसका भी नंबर ज्यादा हो जाता है। जैसे 3 चैप्टर में 13 नंबर, वो 2 चैप्टर में 11 नंबर। ह्यूमन वेलफेयर 14 नंबर एक चैप्टर पे। तो मतलब भाई वेटेज आप चैप्टर वाइज देखो ना, पर सबसे टफ यूनिट कौन सी है, कौन सी पहले पढ़े, ये मैं आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले ब्लूप्रिंट हम डिजाइन तो कर रहे हैं, पर हमको पढ़ना कैसे है? तो सबसे पहले फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? तो बेटा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के। अब आप कह रहे हो मैम आपने तो पढ़ाया नहीं, पढ़ाएंगे, स्ट्रेस मत लो। इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 1 शॉट आएगा, तो आपका यूनिट 1 और यूनिट लास्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर जेनेटिक्स कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ो। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट डेस्ट एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा हैं, इन सब को हाईलाइट कर लो। ठीक है, ताकि आपको आसानी से चीजें याद रहे। ठीक है, बार बार आपको रिवीजन करते रहना है। कुछ भी करिए, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स के लिए अलग से कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है। जो रिवीजन नोट्स है उनको ही शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट छूट जाता है और इंपॉर्टेंट था एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान, तो उसी में ऐड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पे फोकस करो। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए एप्लीकेशन, लैक ओपेरॉन, और तुम्हारा क्या हो गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और मैं और भी बताती हूँ, जैसे कि ग्राफ्स हो गए, इकोलॉजिकल पिरामिड हो गए, इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि अगर आप PYQ सॉल्व, देखो यही स्टेप होता है। पहले आपको करना क्या है? पहले आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको करना यह है कि पहले आप जो है तो पूरा अच्छे से सिलेबस देख लो। ठीक है, सबसे टफ यूनिट जो रहती है उसको पढ़ लो। ठीक है, यही एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? सिलेबस देख लेना है। फिर जो सबसे टफ यूनिट है उसको उठा लेना है, उसको डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। फिर उसके बाद PYQ सॉल्व कर लो, और लास्ट में सैम्पल पेपर, बस। और याद रखना बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर जो है काम गड़बड़, आपके नंबर कम आएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन से हैं। बेटा हाई वेटेज चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट, हाई वेटेज का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा सवाल आएंगे, सबसे टफ यही है, और नंबर भी अच्छे। इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड और लैक ओपेरॉन। ये नहीं ऐड हुआ है पर मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये 6 टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स, डेविएशन फॉर मेंडेलिज्म, मतलब कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और एक और जो चीज मैं ऐड करूंगी वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 जो टॉपिक्स हो गए, ये हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। फिर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, कॉमन डिजीजेस, इसमें सारी आएंगी, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, हेलमिन्ट्स। ठीक है, ये सब आएंगी। उसके बाद इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज का डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, और वैक्सीनेशन, और थोड़ा सा ड्रग्स भी आपको, मतलब ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन एंड वेलफेयर में बोली थी एक चैप्टर 13 नंबर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हाउ कैन आई फॉरगॉट, ह्यूमन वेलफेयर में एक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और एक हेल्थ एंड डिजीज, मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये भी आता है। ठीक है,
बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर मेन इंपॉर्टेंट है हॉटस्पॉट के बारे में पूछा जा सकता है, कंजर्वेशन मेथड ICSI-2 NC2, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या फायदा है, ठीक है, एंड रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जो आपके 8 एविल्स है ना, 8 एविल क्वाड्रेंट्स, उसके बारे में, ठीक है, जो एविल क्वाड्रेंट्स पूछे गए हैं, बताए गए हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो क्या रीजन है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के, वो भी बताना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। और कौन से आपकी कंसेप्ट और एप्लीकेशन बेस्ड है, बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इकोलॉजी, मतलब ये थोड़ा एप्लीकेशन पे बेस्ड है, इसका मतलब ये थोड़ा यहाँ पे टेक्निक्स काम करती है, ठीक है। मैम इकोलॉजी में कौन सी टेक्निक काम करती है, बेटा तुम भूल कैसे जा रहे हो, जो आपका बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे टेक्निक्स लगा के, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई हैं, ठीक है। ओके डन। उसके बाद जो है प्रिपरेशन करोगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले NCERT को अच्छे से पढ़ो, नंबर 1। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो हैं उनको, मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की एक सीरीज भी ला चुकी हूँ, मतलब सीरीज मतलब एक लाइव आ चुका है, उसको देख लेना आप। PYQ सॉल्व करिए और मैनेज अपना टाइम अच्छे से मैनेज करिए। टाइम अच्छे से मैनेज करने का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट की बारी हर दिन आनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी की भी, ठीक है। आज चलो इंग्लिश हिंदी को हम ऑल्टरनेट कर लें तो भी ठीक है, पर आनी सबकी चाहिए। तो एक सीक्वेंस फॉलो करो, सीक्वेंस को लिख दूं मैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना है NCERT थॉरोली, ठीक है, मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले आप NCERT डिटेल से पढ़ें, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएं, यही सीक्वेंस होता है, जीवन का भी यही सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स के लिए अब आपके पास समय नहीं है कि आप बहुत सजा सजा के बनाएं, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, प्रैक्टिस करने के दौरान ही आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एक ही पेन से बना लीजिए। NCERT को वापस से खोल के देखिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा है तो उसमें ऐड कर लीजिए। फिर तीसरा आपको PYQ सॉल्व करना है। PYQ की कोई भी बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी और मैं भी सॉल्व करवाऊंगी, तो देख सकते हैं, पर मैं थोड़ा लेट कराऊंगी, तो आप अभी से करिए, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपको करना है सैम्पल पेपर, जिसमें से एक सैम्पल पेपर मैं आपको करा चुकी हूँ, और भी सैम्पल पेपर मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस पे आपको, जब भी मैं बात करते हैं क्वेश्चंस, ये ES लिखे ना, तुम लोग मेरी हैंडराइटिंग पे ज्यादा जजमेंटल मत हो जाना। जब भी हम बात करें क्वेश्चंस क्या करना है, तो मैंने बताया था ना, 1 लॉन्ग क्वेश्चन डेली, ठीक है। तो आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है डेली लिखना है, कम से कम जब तक आप 100-150 क्वेश्चन लिख डालिए, हर 1 लॉन्ग क्वेश्चन डेली आपको अपने हाथों से लिखना है, ठीक है। और उसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस किस पे करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उन पर, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन को लिखिए तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। तो आपको एक क्वेश्चन डेली लॉन्ग आंसर का लिखना है, और कंसेप्ट पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन वैसे आने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट वाइज देखें, हमको कौन सी यूनिट रिवाइज करनी है। जेनेटिक्स को सबसे पहले आप रिवाइज करिए। नंबर 2 पर अगर आप चाहें, जैसे मैं होती तो मैं क्या करती, सबसे पहले जेनेटिक्स रिवाइज करती, फिर बायोटेक रिवाइज करती, फिर रिप्रोडक्शन रिवाइज करती, और इकोलॉजी रिवाइज करती, और सबसे लास्ट में ह्यूमन वेलफेयर रिवाइज कर लेती, क्योंकि सबसे ईजी है। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए रिविजन का। हाई वेटेज टॉपिक जो है मैंने आपको बता दिए हैं। ये है आपका ब्लूप्रिंट ऑफ बायोलॉजी फॉर द बोर्ड्स 2025। बेटा बहुत ही छोटा वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप न्यू हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं, तो आप मॉलिक्यूलर नहीं भी उठाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन उठा लीजिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ करिए, उसके बाद जेनेटिक्स उठा लीजिए, क्योंकि आप तुरंत जेनेटिक्स उठाएंगे, फ्रेशली कुछ नहीं पढ़ा आज तक, तो दिमाग बहुत खराब हो जाएगा। तो पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लीजिए, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लीजिए, वो चैप्टर्स अच्छे हैं, अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर जेनेटिक्स पे आइए, पर याद रखिएगा जेनेटिक्स को कर जरूर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा नंबर का है। चैप्टर ये जो दोनों तीनों चैप्टर है 18 नंबर के आने वाले हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, और 1 शॉट जल्दी लेके आऊंगी। बाय बाय।